नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका दोस्त चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट इन लर्निंग में। दोस्तों, आज हम कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स एंड ओनरशिप इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज का सेशन डिटेल में होने वाला है और आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे सेशंस, ऐसे वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आप बोलते हैं कि ऐसे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, देन दैट इज़ फाइन, आई विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट। बट अगर आप बोलते हैं कि अगर 5-10 मिनट की वीडियो चाहिए, ऐसे डिटेल में टॉपिक नहीं चाहिए, देन इन दैट केस वी कैन लुक इनटू इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टडी करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। शेयर मार्केट अगर आपको स्टडी करना है, शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा एक टॉपिक जो है कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स एंड ओनरशिप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स एंड ओनरशिप मतलब क्या? मतलब किस टाइप के बिजनेसेस होते हैं और ओनरशिप ओनर लेता है, बिजनेस कोई और चलाता है। इस टाइप के भी बिजनेस होते हैं, राइट? जैसे कि ओनर कोई और है, सीईओ कोई और है, वो एक मैनेजमेंट देख रहा है, बिजनेस चला रहा है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो हम देखेंगे कि कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं, ओनरशिप क्या होती है और वो इम्पैक्ट कैसे करती है, उनकी प्रॉफिट पे कितना उनका शेयर होता है, रिस्क पे उनका कितना शेयर होता है, एंड ओनरशिप, वो ओनर है मतलब उनका बिजनेस पे कितना कंट्रोल रहता है इन अलग अलग बिजनेस टाइप में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे 1997 में मार्टिन एबरहार्ड नाम का एक बंदा था और मार्क मार्टिन एबरहार्ड एंड मार्क टारपेनिंग। तो ये दो बंदे थे, एक इंजीनियर था और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था। तो इन दोनों ने मिलके 1997 में एक कंपनी स्टार्ट की जिसको नाम दिया नूवो मीडिया। तो एक इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर कंपनी थी, जैसे अभी किंडल ई बुक है, राइट, जैसे अमेज़ॉन का। तो वैसे उनका एक प्रोडक्ट था रॉकेट ई बुक नाम से। तो रॉकेट ई बुक नाम से इनका एक प्रोडक्ट था, नूवो मीडिया नाम की कंपनी थी। लेकिन इस कंपनी को उन्होंने बेच दिया $187 मिलियन में, यूएस डॉलर्स में। उसके बाद इन दोनों के पास पैसा था, राइट, क्योंकि उन्होंने पहला बिजनेस बेच दिया था नूवो मीडिया। तो इनको लगा कि क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में थोड़ा स्कोप अच्छा लग रहा है एंड उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो इन लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम निकोला टेस्ला के नाम से दिया गया, टेस्ला। तो अब ये जो बिज़नेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आपको पता है कि सेटअप बहुत लगता है, मतलब कैपिटल सेंट्रिक है, मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड बिजनेस है। उसके बाद हाई रिस्क है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की गाड़ियाँ एट दैट टाइम बिफोर 2000, राइट, सो दैट टाइम अगर इलेक्ट्रिकल की गाड़ियों के बारे में कोई सोचता है तो इट इज़ टोटली रिस्की, क्योंकि उस टाइम में कोई ऐसे सोचेगा भी नहीं कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ कम होगी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे। आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ बहुत लोगों के पास है और फ्यूचर में वो बढ़ती जाएगी। लेकिन उस टाइम में इन लोगों ने ये सोचा कि इलेक्ट्रिकल कार बनाने की कंपनी चालू करते हैं, और इलेक्ट्रिकल कार बनाने की जो कंपनी चालू करनी है वो हाई रिस्क वाली थी, एंड सेकेंड थिंग कैपिटल इंटेंसिव थी, मतलब कैपिटल चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स इनको चाहिए थे। तो फर्स्ट इन्वेस्टर इन दो ओनर के अलावा एक फर्स्ट इन्वेस्टर इनको मिला, उनका नाम था इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को तो आप जानते ही हैं। तो इलॉन मस्क जिनका विजन सेम था जो एबरहार्ड और टारपेनिंग का था फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, तो इसलिए इलॉन मस्क ने $6.3 मिलियन टेस्ला में इन्वेस्ट किए और ये थर्ड ओनर बने। और इतना ही नहीं, इलॉन मस्क जब इस कंपनी में आए तो इन्होंने और हेल्प की कंपनी को और वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग लेने के लिए, फंड रेज करने के लिए। तो बहुत सारा फंड इन्होंने रेज किया। उसके बाद क्या हुआ कि टेस्ला जो है
टेस्ला में अब ये 3 ओनर थे, एबरहार्ड, टार्पेनिंग और इलॉन मस्क। लेकिन एबरहार्ड और टार्पेनिंग जो है, इन्होंने उनका फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक मॉडल है वो 2008 में आया रोडस्टर नाम से, तो वो आने से पहले ही कंपनी से बैकआउट कर दिया, मूव आउट कर दिया। तो ये 2 लोग कंपनी से निकल गए। तो अब बचे जो फर्स्ट ओनर्स थे, उनमें से बचे सिर्फ इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क को तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इंटरेस्ट भी था और सब कुछ सही से आता था, सो दैट्स वाई ही बिकम दी CEO। और वो कंपनी के CEO बने और उसके बाद 2010 में 2010 में उन्होंने टेस्ला को पब्लिक ऑफर में लेके आए, मतलब पब्लिक लिमिटेड कर दिया उसको, और ऑलमोस्ट $226 मिलियन फंड उन्होंने रेज किया। तो इतना ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ मैं? You guys will be thinking, right? Why I'm telling all these things? Actually मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल लेना है कि कंपनी किस टाइप की होती है। अब देखो, टेस्ला को स्टार्ट किया एबरहार्ड एंड टार्पेनिंग ने, बट उसके बाद उन्होंने कंपनी से बैकआउट कर लिया, मूव आउट कर लिया, और जो इन्वेस्टर थे फर्स्ट इलॉन मस्क, वो ओनर बन गए, राइट? तो अब वो CEO है, वो ओनर है और उनके नाम पे कंपनी चलती है। तो ओनर कंपनी जो स्टार्ट करता है और कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं, तो ये एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ओनर बैकआउट कर गए, मूव आउट कर गए, लेकिन इन्वेस्टर इसमें रह गए और इन्वेस्टर ने इस कंपनी को बढ़ाया, राइट? अब एबरहार्ड और टार्पेनिंग को कोई नहीं जानता, लेकिन टेस्ला का नाम आया तो इलॉन मस्क को सब जानते हैं, राइट? वैसे ही जैसे और एक एग्जांपल हमने देखा कि एबरहार्ड और टार्पेनिंग जो थे, पहले उन्होंने एक दूसरी कंपनी चालू की थी और उसको उन्होंने बेच दिया और उस पैसों से टेस्ला चालू की। तो मतलब बिजनेस इस टाइप से होते हैं, ये एक उसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। सो लेट्स गो इन डीप इनटू इट। तब देखते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर्स। तो 3-4 टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बोल सकते हैं, उसके बाद जनरल पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप होता है और कॉरपोरेशन होता है, राइट? तो ये 4 टाइप के बिजनेस है, इनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन किस फैक्टर्स पे, किस पैरामीटर्स पे इन बिजनेस स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे, तो वो 4 फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट थिंग विल बी लीगल रिलेशनशिप। तो मतलब लीगली जो ओनर और बिजनेस है उनमें क्या रिलेशन होगा। सेकेंड थिंग, ओनर ऑपरेटर रिलेशनशिप। तो ओनर कोई और है, ऑपरेटर कोई और है, ऐसे भी बिजनेसेस है, राइट? तो ये रिलेशन भी हम देखेंगे। थर्ड थिंग विल बी बिजनेस लायबिलिटी। मतलब कंपनी पे कोई कर्जा है तो उस कर्जे के बाद ओनर को क्या मिलता है, मैनेजमेंट जो चला रहा है, CEO जो है उसको क्या मिलता है, अदर इन्वेस्टर्स जो है उनको क्या मिलता है, ये भी हम देखेंगे। एंड लास्ट पार्ट विल बी दी टैक्सेशन। ओके, तो फर्स्ट थिंग देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस के 4 टाइप हम देख रहे हैं। फर्स्ट विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड विल बी जनरल पार्टनरशिप, थर्ड विल बी लिमिटेड पार्टनरशिप एंड फोर्थ विल बी कॉरपोरेशन। तो फर्स्ट देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं उसको हम सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इस बिज़नेस में ये सबसे सिंपल बिजनेस है। हर किसी को पर्सनल लेवल पे अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो पहले प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट? तो इसमें जो होता है पूरा फंडिंग जो होता है वो ओनर का होता है, पर्सनल लेवल पे होता है। इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं होता, कोई नहीं होता, इसमें बस ओनर का फंडिंग होता है, ओनर का नॉलेज होता है। ओनर के नॉलेज के हिसाब से, ओनर के एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी जैसे चलनी है वैसे चलेगी। मतलब जो भी बिज़नेस है वो जैसा चलना है वैसा चलेगा, आइदर वो प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा। जितना भी प्रॉफिट होगा पूरा प्रॉफिट ओनर का होगा, एक ही ओनर है, राइट? तो पूरा प्रॉफिट ओनर का होगा और पूरा लॉस भी ओनर का ही होगा। आइदर वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी या लॉस मेकिंग, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन ओनर्स कैपेबिलिटीज़। तो ये एक हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। एक एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि किराना दुकान कोई ओपन करता है पर्सनल लेवल पे, तो जितना वो सामान भरता है वो सारा उसके खुद के पैसों से भरता है, उसमें कोई इन्वेस्टर नहीं होता। उसके बाद उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसका खुद का होता है, जितना भी लॉस होगा वो भी खुद का ही होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब दूसरा देखते हैं।
दूसरा देखते हैं जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप जो है इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स इसमें होंगे और जितना भी परसेंटेज का एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो इनमें हुआ है, फॉर एग्जांपल 35% दैट काइंड ऑफ, तो जितना भी शेयर इनका रहेगा, पार्टनरशिप परसेंटेज रहेगा, उस हिसाब से प्रॉफिट के लिए भी वो ओनर या वो इन्वेस्टर उतना लायबल रहेगा और लॉस के लिए भी उतना ही लायबल रहेगा। ओके, तो ये हो गया जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप जो है इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं रिस्क भी उनमें डिवाइड होगा और उसके बाद बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ है, कर्जा जो है, डेब्ट जो कंपनी लेगी वो भी उतना ही डिवाइड होगा। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट है वो भी उनका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से वो प्रॉफिट या जो लॉस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड टाइप होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में एक जनरल पार्टनर होता है। जनरल पार्टनर मतलब क्या, जैसे कि हमने जनरल पार्टनरशिप में देखा जितना भी प्रॉफिट या जितना भी लॉस आ रहा है वो उनके परसेंटेज के हिसाब से होता है। लेकिन जनरल पार्टनर, इस लिमिटेड पार्टनरशिप में जो जनरल पार्टनर रहेगा वो एक रहेगा और उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस में एक जनरल पार्टनर है और बाकी लिमिटेड पार्टनर्स हैं। जनरल पार्टनर जो होगा उसका शेयर सपोज 80% है, तो 80% है मतलब वो बिजनेस को चला रहा है, मैनेज वो कर रहा है। लेकिन बाकी जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं उनका शेयर फॉर एग्जांपल 20% है। तो लिमिटेड पार्टनर्स जो है, लिमिटेड पार्टनर्स का जो शेयर है, प्रॉफिट भी हुआ तो उसका वो 20% लेंगे, लॉस भी हुआ तो उसका वो 20% लेंगे। लेकिन जो जनरल पार्टनर है वो जो है वो कंपनी चला रहा है, वो उसको मैनेजिंग राइट्स है, वो पूरा पैसा मैनेज कर रहा है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है। जनरल पार्टनर जो है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन इसके अपोजिट लॉस भी हुआ तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा? जनरल पार्टनर को होगा, क्योंकि उसके पास मैनेजिंग राइट्स हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जनरल पार्टनर के पास अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, वेयर एज लिमिटेड पार्टनर जो है उनके पास लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटी मतलब जो लॉस मेकिंग या प्रॉफिट ना करने वाली जो चीज़ें होती है कंपनी की, वो चीज़ें। लास्ट पार्ट रह गया कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन मतलब जिसको हम बोलते हैं कि लिमिटेड कंपनीज, राइट, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, राइट, इट कैन बी पब्लिक और इट कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी NGOs, दैट काइंड ऑफ। तो लिमिटेड कंपनीज या कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन को कुछ कंट्रीज़ में LLC भी कहा जाता है। LLC मतलब क्या? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब LLC। तो जनरली क्या होता है कि जैसे कि अब UK में, राइट, यूनाइटेड किंगडम में LLC या कॉरपोरेशन को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, जैसे कि इंडिया में भी लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, राइट। बट US में क्या है कि LLC एंड कॉरपोरेशन दिस आर नॉट सेम। LLC और कॉरपोरेशन ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि LLC, US में जो LLC बोलते हैं वो जो होता है उस पर जो टैक्स लगेगा वो पर्सनल लेवल पे लगेगा, जो भी ओनर होगा उसके बेस पे लगेगा, राइट, उसको पर्सनल लेवल पे वो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो कॉरपोरेट कंपनी है तो उसमें पर्सनल लेवल पे भी लगेगा प्लस कॉरपोरेट लेवल पे भी लगेगा। तो जैसे हमने देखा था कि लिमिटेड पार्टनरशिप में जैसे वो लिमिटेड पार्टनर्स थे जिसको लिमिटेड लायबिलिटी थी, राइट, तो वैसे कॉरपोरेशन में जो ओनर होते हैं, कॉरपोरेट में जो ओनर होते हैं उनको भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको हम कॉरपोरेशन बोलते हैं, और इसके 3 मेन टाइप पढ़ते हैं। कॉरपोरेशन के 3 मेन टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक फॉर प्रॉफिट, सेकेंड प्राइवेट फॉर प्रॉफिट एंड थर्ड इज नॉन प्रॉफिट।
तो इसको देखते हैं। तो नॉन प्रॉफिट, फर्स्ट टाइप देखते हैं नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन। नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन मतलब जैसे हम एनजीओ बोलते हैं उसको हम नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन मतलब जो पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाई गई है या रिलीजियस बेनिफिट के लिए या चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल मिशन के लिए बनाई गई है, उनको हम नॉन प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो ये जो नॉन प्रॉफिट्स होते हैं, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशंस होते हैं, मतलब इंडिया की लैंग्वेज में बात करें तो एनजीओस। तो ये एनजीओ जो होती है इनमें डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बड़ी बड़ी जो एनजीओस होती है इनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद इसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि एनजीओ का जो काम है वो देखने के लिए एम्प्लॉयज़ लगते हैं। तो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। बट जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं और वो डिविडेंड भी देते हैं उनको, बट वैसे एनजीओ में वो नहीं कर सकते। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनमें शेयर होल्डर्स नहीं होते और वो डिविडेंड नहीं दे सकते। लेकिन इनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं और एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, क्योंकि एनजीओ अगर बड़ा है तो उसको चलाने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। दैट्स वाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ इट कैन बी देयर फॉर नॉन प्रॉफिट्स। उसके बाद अब ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन प्रॉफिट नाम लिखा है मतलब एनजीओस प्रॉफिट में नहीं हो सकती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक प्रॉफिट, अगर वो अच्छे से चलाई जाए तो वो प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बनाने के बाद जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसा बांट लेती है, जो भी इन्वेस्टर्स है उनको पैसा, उनके बीच में वो पैसा बांट लेते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट जो होते हैं वो उनको वो पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वो उनको उस एनजीओ में, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में री इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए है। तो ये क्यों? क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स नहीं देना पड़ता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन टैक्सेबल होती है, उनका प्रॉफिट भी नॉन टैक्सेबल होता है और उनके सारे ट्रांजैक्शन नॉन टैक्सेबल होते हैं। इसीलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ जो भी वो कमाते हैं, जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो उनको उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉरपोरेशंस में 3 चीज़ें हैं, नॉन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स और प्राइवेट प्रॉफिट्स एंड पब्लिक प्रॉफिट्स। तो नॉन प्रॉफिट्स को हमने देखा, अब देखते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में हम देखते हैं कि जनरली कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए बनाई जाती है, राइट? इसीलिए तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसा बनाएगी तभी तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो फॉर प्रॉफिट मतलब जनरली एम ये होता है कि पैसा बनाए। अब उसमें भी 2 चीज़ें होती है, आइदर वो पब्लिक प्रॉफिट है या प्राइवेट प्रॉफिट है। पब्लिक प्रॉफिट मतलब क्या? तो जनरली किसी भी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जैसे कि इंडिया में किसी भी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है जब वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। शेयर मार्केट में लिस्टेड है मतलब शेयर मार्केट से उन्होंने पब्लिक का पैसा उठाया है, उसको हम पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं, राइट? तो वैसे ही प्राइवेट मतलब क्या? तो प्राइवेट मतलब उसमें इन्वेस्टर्स हो सकते हैं लेकिन वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि 50 से ज़्यादा अगर शेयर होल्डर है, 50 से ज़्यादा अगर उसमें इन्वेस्टर है तो उस कंपनी को पब्लिक माना जाता है। लेकिन जैसे इंडिया जैसी कंपनी और जैसे इंडिया में और यूएस में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अगर शेयर मार्केट में लिस्ट है तभी उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी माना जाता है। और एक चीज़, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में, जैसे इंडिया में पब्लिक लिमिटेड लिखते हैं या फिर लिमिटेड लिखते हैं, राइट? तो वैसे ही जैसे कि जर्मनी में GmbH लिखते हैं, कहीं पे PLC, AG, SARL, PTY लिमिटेड, तो ऐसे अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि टाटा को हम क्या बोलते हैं? टाटा लिमिटेड, लाइक टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो उसके बाद और देखते हैं कि लीगल आइडेंटिटी। अब लीगल आइडेंटिटी क्या होती है?
तो जैसे कोई भी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गई, शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई, तो जैसे इंडिया में सेबी नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको पूरा कंट्रोल करती है, राइट। अगर वो कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उनको सेबी को सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, कुछ भी हो, ट्रांजैक्शन हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पे, कोई नया बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, या फिर शेयर का जो परसेंटेज है उसमें अगर कुछ चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, ओनर चेंज होने वाला है, या फिर सीईओ चेंज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है, उसके बाद शेयर मार्केट में पब्लिक ऑफ़र लाना है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र लाना है, राइट्स इशू लाना है, एट्सेट्रा। तो ऐसे जितने भी चीज़ें हैं वो सेबी को बतानी पड़ती है, बिकॉज दोज कंपनीज आर नाउ लिस्टेड इन टू शेयर मार्केट, राइट। तो ऐसी लीगल एंटिटी होती है जैसे सेबी उसको कंट्रोल करती है और ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं। उसके बाद और एक चीज़ देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था टेस्ला का, तो वो वैसा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ओनर ऑपरेटर रिलेशन, तो जनरली देखिए ओनर बहुत सारे हो सकते हैं। अब बहुत सारे ओनर ऐसे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके पास पैसा है लेकिन उस पर्टिकुलर बिजनेस का एक्सपर्टाइज नहीं है। अगर कोई एक बंदा है जिसके पास पैसा है लेकिन उसके पास उस बिजनेस का एक्सपर्टाइज नहीं है, तो और कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उस बंदे के पास पैसा है लेकिन उसको उस बिज़नेस का एक्सपर्टाइज नहीं है, तो इसलिए वो बिज़नेस कैसे चला पाएगा। तो जनरली इसलिए क्या करते हैं, अगर फंड रेज करना है, बाहर से फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं कि ओनर्स जो होते हैं वो सिर्फ पैसा लगाते हैं। ओनर्स जो होते हैं वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, और जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का सीईओ है, कंपनी चलाने का काम जिसको दिया जाता है वो जनरली अलग होता है। मतलब क्या करते हैं, सारे ओनर्स आते हैं, सारे जो ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आते हैं और वो किसी सीईओ को और प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स को हायर करते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इस तरीके से इस कंपनी को चलाओ, राइट। अगर ऐसा है कि ओनर जो है वही एक्सपर्टाइज है, देन नो इशू। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क अभी टेस्ला में इन्वेस्टर भी है, राइट, ओनर भी है, और वो कंपनी का सीईओ भी है। वाई? बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वो एक्सपर्ट है, इसलिए वो सीईओ भी है, और इसीलिए इलॉन मस्क पे भरोसा करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर इलॉन मस्क उसके पास पैसा है लेकिन वो अगर उस डोमेन का एक्सपर्ट नहीं है, उस बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको एज ए इन्वेस्टर रखते हैं। लेकिन जनरली जो कंपनी का मैनेजमेंट है, सीईओ जो पोजीशन है, वो इलॉन मस्क को नहीं दी जाती अगर वो बिजनेस एक्सपर्ट नहीं होता तो, राइट। तो जनरली क्या होता है कि जो भी ओनर्स है वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किस बंदे को वो सीईओ बनाना है और किस बंदे को मतलब मैनेजमेंट चलाने के लिए रखना है। तो इसीलिए अगर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने कंपनी में लाना है, तो जो भी बिजनेस एक्सपर्ट है, जो भी उस डोमेन एक्सपर्ट है, उस बंदे को सीईओ पोजीशन दी जाती है। और उसी के बाद फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एलआईसी में लाखों लोगों ने, लाखों क्या करोड़ों लोगों ने एलआईसी में इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया है, राइट। तो ये पैसा एलआईसी क्या करती है कि बहुत सारी कंपनियों में या शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल टेस्ला, अगर टेस्ला में इन्वेस्ट करना है तो एलआईसी क्या देखेगी कि भाई हमारे पास तो बहुत सारे लोगों का पैसा आया हुआ है और हमें इससे पैसा बनाना है, तो क्या करेंगे, तो पहले एलआईसी देखेगी कि टेस्ला जो है, टेस्ला का जो सीईओ है वो एक्सपर्ट है क्या उस डोमेन का, वो बिजनेस एक्सपर्ट है क्या, वो उस मैनेजमेंट को अच्छे से चला सकता है क्या, इस कंपनी को बढ़ा सकता है क्या। तो इलॉन मस्क पे भरोसा है, इसलिए एलआईसी उसमें इजीली इन्वेस्ट कर सकती है। तो
तो ये एक एग्जांपल हुआ कि किसी भी कंपनी को बड़ा अगर होना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस उसको अगर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट ने या इंस्टीट्यूट्स ने अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए सीईओ पोजीशन जो है वो जनरली डोमेन एक्सपर्ट को दी जाती है और ओनर्स जो है वो सिर्फ पैसा लगाने के लिए रहते हैं। अब इसमें रिस्क क्या है? अब देखिए कि ओनर्स जो है जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होगा और जितना उनका इन्वेस्टमेंट है 10%, 20%, 30% जो भी है, जितने भी इन्वेस्टर है उनका जो भी रिस्पेक्टिव परसेंटेज शेयर होगा, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट या लॉस होगा। और सीईओ क्या है? सीईओ इज जस्ट ए एम्प्लॉय। सीईओ क्या है? उस बंदे को उन्होंने हायर किया है कि वो बंदा उस कंपनी को अच्छे से चला पाए और उनका जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसको मल्टीपल करके दे दे। तो एक टाइप का सीईओ एक टाइप का एम्प्लॉय होता है, बट सीईओ हमेशा बाहर का ही होगा ऐसा ही नहीं। सीईओ उस जो इन्वेस्टर्स है, ओनर्स है, उनमें से भी हो सकता है, जैसे कि इलॉन मस्क, अगर वो डोमेन एक्सपर्ट है और वोटिंग राइट से अगर उस ओनर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं कि वो, और सबको भरोसा है, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भरोसा है कि वो कंपनी अच्छे से चला सकता है, देन इन दैट केस सीईओ एंड ओनर कैन बी सेम। कंपनी में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है? तो जनरली इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्ट कर सकता है, कॉरपोरेशन कर सकता है, बड़ी बड़ी फैमिली ऑफिसेज जो होते हैं वो भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी कर सकता है। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इसलिए डोमेन एक्सपर्ट शुड बी सीईओ। अब इसमें बिजनेस लायबिलिटी क्या है? अब देखिए, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो दो तरीके से उसको इस कंपनी में इन्वेस्ट, मतलब इस कंपनी में उसको पार्टनरशिप दी जा सकती है। फर्स्ट थिंग, इक्विटी देके, इक्विटी मतलब शेयर्स। तो शेयर्स देना मतलब फॉर एग्जांपल उसने जो भी पैसा लगाया उसका कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5% ऑफ शेयर्स, तो 5% उसको इक्विटी दे दिया। तो 5% इक्विटी दे दिया तो वो 5% का मालिक बन गया। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% प्रॉफिट भी उसका, अगर लॉस भी हुआ तो 5% लॉस भी उसका। तो ये हो गया इक्विटी देके ओनरशिप देना, राइट। और दूसरा तरीका है डेप्ट। तो जनरली क्या होता है, बॉन्ड इशू किए जाते हैं। कोई बंदा है, कोई इंस्टीट्यूट या कोई कंपनी है, कोई इन्वेस्टर है, उसका कहना है कि अगर मैं इस कंपनी का इक्विटी लूँगा और उसमें प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस में भी मेरा 5% शेयर रहेगा, राइट। तो ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जितना भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि 1 साल के बाद मुझे 30% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट दे दो। जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 30% मुझे दे दो, ऐसा चाहिए मुझे। ऐसा नहीं चाहिए कि कंपनी भाड़ में जाए, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या कंपनी लॉस में चल रही है, जो भी है, लेकिन मैंने जो इन्वेस्ट किया है, जितना पर्टिकुलर एक्स अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 30% ऐड करके मुझे इतने टाइम पीरियड के बाद दे दो। ऐसा मुझे, तभी मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो इन दैट केस उसको बॉन्ड इशू किया जाता है, और वो बॉन्ड, वो जो पेपर होता है, वो जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो एक्स्ट्रा का जितना परसेंटेज उनका डिसाइड हुआ है उस हिसाब से दिया जाता है। तो ये 2 तरीके हो गए। किसी भी इन्वेस्टर को अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। आइदर उसको इक्विटी शेयर देना पड़ता है या फिर उसको बॉन्ड दिया जाता है। तो इन शॉर्ट ये बॉन्ड देना मतलब एक टाइप का कर्जा लेना, और उसको वो वापस दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। बट वो बैंक से कर्जा लेना मतलब कंटिन्यूसली EMI होते हैं, वो अलग कर्जा। लेकिन ये एज ए इन्वेस्टर आता है, इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है कि भाई इतने सालों बाद मैं आऊँगा और इतना पैसा मुझे इसके ऊपर चाहिए, इतने परसेंटेज में मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इस टाइप से होता है। तो रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या देखा। हमने देखा कि बिजनेस स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं। 4 टाइप होते हैं। 1 इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, एंड 4th 1 इज़ कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट। उसके बाद हमने देखा कि कॉरपोरेट जो होता है उसमें भी 3 टाइप होते हैं, नॉन प्रॉफिट या NGO, राइट,
सेकेंड देखा हमने पब्लिक फॉर प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज़ प्राइवेट फॉर प्रॉफिट, राइट। तो पब्लिक कब कहा जाता है, जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी का ओनर, कंपनी के जनरली ओनर अलग होते हैं और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, सीईओ है वो अलग होते हैं। वाई? क्योंकि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के लिए इन्वेस्टर्स को ये भरोसा चाहिए कि जो भी कंपनी चला रहा है, जो भी कंपनी का सीईओ है वो डोमेन एक्सपर्ट है, उस बिज़नेस का एक्सपर्टाइज है। इसीलिए हमने देखा कि बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर एंड जो बिज़नेस चला रहा है, मैनेजमेंट है, सीईओ है, वो मैक्सिमम अलग अलग होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कंपनी में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है कॉरपोरेट में। तो जनरली कॉरपोरेशन में इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है, इंस्टीट्यूट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने एग्जांपल भी देखा, जैसे LIC, वो भी एक इंस्टीट्यूट या कंपनी है, वो भी इन्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद DII, FII, म्यूचुअल फंड हाउसेस, ये भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये था पार्ट 1। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए कि आपको ऐसे ये जो लॉन्ग सेशंस है, ये जो डिटेल्ड सेशंस है, इतना डिटेल में मैं जा रहा हूँ, तो ये आपको पसंद आया या नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है कि 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के वीडियो बनाइए, इतना डिटेल में मत जाइए, ऊपर ऊपर से बस बता दिया तो चलेगा, तो बताइए, उस हिसाब से आई ट्राई टू अपडेट इट। और अगर आपको लगता है कि ऐसे डिटेल में सेशंस होने चाहिए ताकि आपको शेयर मार्केट डिटेल में सीखना आना चाहिए और आप आपकी खुद के डिसीजन ले पाए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो दूसरों के टिप्स के भरोसे रहने के बजाय आप खुद का शेयर मार्केट एनालिसिस कर पाए, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर पाए, तो ऐसे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और जो भी है, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो ये था पार्ट 1। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये वीडियो अच्छा था और ऐसे वीडियो और बनने चाहिए, इसका पार्ट 2 वो भी आना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दिस वीडियो वॉज नाइस एंड प्लीज़ क्रिएट पार्ट 2। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। हम एक टारगेट रखते हैं कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट 5000 अगर इस वीडियो को लाइक आते हैं, और हर एक बंदा इस चैनल पे जो आ रहा है उसको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और उसको और इसका पार्ट 2 चाहिए, तो हर एक बंदे ने यहाँ कमेंट में लिखना है कि प्लीज़ क्रिएट पार्ट 2, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स आएंगे एंड विल गो फॉर पार्ट 2। थैंक यू गाइज।